कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट के अप्रैल 18, 2026 के डेली करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी एडवाइस। एस्पिरेंट्स, पहले इस पूरे सेशन को कंप्लीटली देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पीडीएफ पढ़िएगा, वरना आप लोग बस पीडीएफ्स का एक पहाड़ बना लेंगे और उससे फ़ायदा नहीं होगा। सही बात है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही एक्चुअल फाउंडेशन है और आज का हमारा जो द पॉलिसी एंड इकोनॉमी डोसियर है वो बिल्कुल इस पर फोकस्ड है। राइट। हम बेसिकली आज बैंकिंग रेगुलेशंस, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का एक डीप सिंथेसिस करने वाले हैं, जो कि रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो इस पूरे डॉसिए को हमने 3 मेन पिलर्स में डिवाइड किया है। पहला पिलर है रेगुलेटरी डायरेक्टिव्स। इसमें आरबीआई सर्कुलर्स, कंप्लायंस अपडेट्स, बाज़ल 3 फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट शामिल है। एग्जैक्टली। और इस पहले पिलर का स्टेटस अभी एक्टिव मॉनिटरिंग पर है और ये 98% कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पिलर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स का है। इसमें हम एक्चुअल डेटा पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, जैसे Q1 जीडीपी ग्रोथ प्लस 2.5% है, सीपीआई इन्फ्लेशन 4.2% और रीपो रेट 6.5% पर स्टेडी है। और इस पिलर में हमारा ओवरऑल मार्केट आउटलुक स्टेबल विथ लोकलाइज्ड वॉलेटिलिटी क्लासिफाई किया गया है। हाँ, और तीसरा मतलब सबसे डायनामिक पिलर है स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसमें जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, ट्रेड अग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी और G20 समिट आउटकम्स पर हमारी नजर रहेगी। और इसमें यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस, IMF पॉलिसी रिकमेंडेशंस और WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट भी आएगा। इस तीसरे सेक्शन का अलर्ट लेवल अभी एलिवेटेड मॉनिटरिंग पर है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी की डेवलपमेंट्स अभी पेंडिंग हैं। तो अगर हम इन तीनों पिलर्स को क्लोजली देखें तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स किसी भी बैंकिंग सेक्टर की नींव होते हैं। और लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए। तो आरबीआई ने इस नींव को और मजबूत करने के लिए अभी NBFC ब्रांच ऑथराइजेशन गाइडलाइंस 2026 रिलीज कर दी हैं। इन रूल्स की जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आती है वो आरबीआई एक्ट 1934 की चैप्टर IVB से आती है। राइट। और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट भी है इसमें। हाँ बिल्कुल, नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB एक्ट 1987 के सेक्शंस 30A, 32 और 33 से भी आती है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया गया है। ओह वाओ, इमीडिएट इफेक्ट। तो रूल्स क्या हैं एग्जैक्टली? देखिए, डिपॉजिट टेकिंग NBFCs के लिए अब 2 स्पेसिफिक कंडीशंस बनाई गई हैं। कंडीशन ए कहती है कि अगर किसी NBFC का नेट ओन्ड फंड, जिसे हम NOF कहते हैं, वो 50 करोड़ रुपए तक ही है या फिर उनकी क्रेडिट रेटिंग लोअर है, तो उन्हें ब्रांच ओपन करने की परमिशन सिर्फ उनके रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर स्टेट में ही मिलेगी। एग्जैक्टली। और कंडीशन बी इसका ऑपोजिट है। अगर NOF 50 करोड़ से ज्यादा है एंड उनकी क्रेडिट रेटिंग AA या उससे ऊपर है, तब उन्हें ब्रांचेस पूरे इंडिया में यानी पैन इंडिया ओपन करने की परमिशन मिलेगी। अच्छा, इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। एस्पिरेंट्स, ये बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस की तरह है। जैसे गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बढ़ने पर हैवी व्हीकल का लाइसेंस मिलता है ना, वैसे ही यहाँ अगर आपका NOF ज्यादा है और A रेटिंग है, तभी पैन इंडिया ब्रांचेस का एक्सेस मिलता है। बहुत सही कंपैरिजन है। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यानी HFCs के लिए भी नए रूल्स हैं। इंडिया में अगर उन्हें नई ब्रांच खोलनी है तो NHB को इन्फॉर्म करना जरूरी है, और अब्रॉड में यानी फॉरेन में ब्रांचेस खोलना उनके लिए कंप्लीटली परमिटेड नहीं है। राइट, वो अलाउड ही नहीं है। हाँ। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज पर, जिन्हें हम ICCs कहते हैं। ये स्पेसिफिक रूल गोल्ड लोन कोलैटरल लेंडिंग एंटिटीज के लिए है। ओके। अगर किसी गोल्ड लोन एंटिटी को 1000 से ज्यादा ब्रांचेस खोलनी है तो उन्हें अब प्रायर RBI अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। और इन सभी पर एक यूनिवर्सल रूल अप्लाई होता है कि किसी भी ब्रांच क्लोजर से पहले न्यूज़पेपर्स में 3 मंथ पब्लिक नोटिस देना होगा और आरबीआई या NHB को प्रॉपर्ली नोटिफाई करना होगा। राइट। लेकिन एक बात देखिए, ये जो प्रायर अप्रूवल और मैंडेटरी नोटिफिकेशन वाला सिस्टम लाया गया है, रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। तो क्या अप्रूवल प्रोसेस की स्पीड इस रेड टेप में स्लो नहीं हो जाएगी? इस पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और उसी स्पीड को बढ़ाने के लिए RBI ने पूरा एक नया मैकेनिज्म लॉन्च किया है जिसका नाम है PRAB पोर्टल। एस्पिरेंट्स, इस PRAB का फुल फॉर्म ध्यान से नोट करें। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। हाँ, ये एक 3 स्टेप प्रोसेस पर काम करता है। स्टेप 1 में एप्लीकेशन होती है जहां NBFC पोर्टल के वाया अप्लाई करती है।
स्टेप 2 में एक 30 डेज का वेटिंग पीरियड चलता है और स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटकम। 30 डेज के बाद क्या होता है? अगर इन 30 दिनों में आरबीआई कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता तो ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाता है। और नोट करने वाली बात यह है कि मई 1, 2025 से ये सभी बैंक्स पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। वेट, रियली? एक 30 डे ऑटोमेटिक अप्रूवल रेगुलेटर्स के लिए रिस्की नहीं है क्या? मतलब 30 दिन में फेल हुए तो सीधा ग्रीन सिग्नल? लगता तो है, पर बेसिकली ये ट्रस्ट बेस्ड और एफिशिएंट गवर्नेंस की तरफ एक बड़ा स्टेप है। प्री स्क्रीनिंग ऑटोमेटिकली इनकम्प्लीट फाइल्स रिजेक्ट कर देगी, जिससे ह्यूमन बैंडविड्थ बचेगी। इस एफिशिएंसी का असर हम प्राइमरी डीलर एक्सपेंशन में भी देख रहे हैं। हाँ, श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की न्यूज़। राइट। जो श्रीराम फाइनेंस की सब्सिडरी है, उसको प्राइमरी डीलर बिजनेस के लिए इन प्रिंसिपल आरबीआई अप्रूवल मिल गया है। स्टेटस ये है कि अब ये इंडिया का 8th स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर बन गया है। ओह, 8th स्टैंडअलोन, दैट्स बिग। और डिजिटल बैंकिंग इंक्लूजन की तरफ भी एक मेजर स्टेप हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा और रिलायंस जियो की पार्टनरशिप हुई है, बिल्कुल। जिसमें उन्होंने फीचर फोन यूजर्स के लिए स्पेसिफिकली बॉब वर्ल्ड लाइट ऐप लॉन्च किया है। तो डिजिटल बैंकिंग से अब कैपिटल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो कैपिटल मार्केट्स में सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी एसएसई नॉर्म्स में काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। पहला तो ये कि एनपीओ रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल यानी 3 इयर्स कर दिया गया है, ताकि उन्हें फंड्स रेज करने का थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके, है ना? सही कहा। और जीसीपी, जिसे जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल कहते हैं, उसके सब्सक्रिप्शन मिनिमम को 75% से लोअर करके 50% कर दिया गया है। अगर ये 50% का मार्क मीट नहीं हुआ तब फंड्स रिफंडेड माने जाएंगे। एक मिनट, जीसीपी का थ्रेशोल्ड सीधा 75% से 50% क्यों किया गया है? ये तो स्टैंडर्ड थोड़ा लो लग रहा है। देखिए, इसका रीजन प्रैक्टिकल है। एनजीओज और नॉन प्रॉफिट्स के लिए इनिशियल फंडिंग हर्डल्स को कम करने के लिए ये किया गया है। रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए एक और रूल आया है। सोशल इम्पैक्ट फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अब घटाकर सीधा 1000 रुपए कर दी गई है। ओ अच्छा, 1000 रुपए, ये तो काफी एक्सेसिबल हो गया। हाँ। दूसरा मेजर रिफॉर्म ब्रोकर डिस्क्वालिफिकेशन टाइमलाइन को लेकर है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब किसी ब्रोकर पर सिर्फ एफआईआर या चार्जशीट होने पर ऑटोमेटिक बैन नहीं लगेगा। राइट, प्रूवन कन्विक्शन जरूरी है। इसके टाइमलाइंस बहुत स्पेसिफिक हैं एस्पिरेंट्स। सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलेगा किसी भी डिस्क्वालिफाइंग इवेंट को सेबी को रिपोर्ट करने के लिए, और 30 दिन का टाइम मिलेगा उस अनफिट इंडिविजुअल को रिप्लेस करने के लिए, और 6 महीने दिए जाएंगे उस अनफिट इंडिविजुअल के ओनरशिप शेयर्स को डाइल्यूट या सेल करने के लिए। हाँ, और शो कॉज नोटिस का जो रिप्लाई देने का टाइम पहले 12 मंथ्स था, वो अब कट करके 6 मंथ्स कर दिया गया है। कूलिंग ऑफ पीरियड में भी चेंज है। पहले का जो स्टैंडर्ड 5 ईयर बैन होता था, उसको हटाकर अब केस बाय केस ऑर्डर ड्यूरेशन कर दिया गया है। तो ये तो डोमेस्टिक मार्केट विजिलेंस की बात हुई। अब इससे नेशनल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ बात आती है शेयर डायरेक्टिव्स की, स्पेसिफिकली एएमएल और सीएफटी कोऑर्डिनेशन की। मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। एग्जैक्टली। इनका ऑब्जेक्टिव एमएल और टीएफ के खिलाफ लड़ाई को और स्ट्रेंथन करना है। और इसमें जो एनफोर्स्ड फ्रेमवर्क्स हैं वो हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 और पीएमएल रूल्स 2005। और ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें तो एगमोंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को कवर किया गया है। ये एसेंशियली फॉरेन एफआईयूज के साथ डेटा शेयर करने के लिए होता है। सही बात है। ऑपरेशंस में अब क्वार्टरली मीटिंग्स, डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर्स और रेड फ्लैग इंडिकेटर शेयरिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इस कोऑर्डिनेशन को मैं एक एनालॉजी से समझाती हूँ। ये पूरा सिस्टम एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहाँ सेबी, पीएफआरडीए और एफआईयूआईएनडी रियल टाइम में बैठकर थ्रेट्स डिटेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और स्लाइड पर डेटा देखें तो लेफ्ट साइड में एफआईयूआईएनडी और सेबी की पार्टनरशिप है, जिसके सिग्नेटरी सेबी होल टाइम मेंबर संदीप प्रधान हैं। उनका डोमेन है सिक्योरिटीज मार्केट सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। और राइट साइड पर एफआईयूआईएनडी और पीएफआरडीए का फ्रेमवर्क है। इसके सिग्नेटरी पीएफआरडीए होल टाइम मेंबर रणदीप सिंह जगपाल हैं। और इनका डोमेन पेंशन इकोसिस्टम सब सेक्टर्स हैं, जैसे एनपीएस और एपीवाई। तो अब इस नेशनल इंटेलिजेंस से निकलकर ग्लोबल पिक्चर की तरफ देखते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आ गई है अप्रैल 2026 की, और इस रिपोर्ट का नाम काफी हैवी है, ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वॉर। हाँ,
इसमें जो डेटा है वो थोड़ा कंसर्न वाला है। इंडिया की रैंकिंग स्लिप होकर ग्लोबली 6th लार्जेस्ट हो गई है। हमारा साइज अभी $4.15 ट्रिलियन है। और यूके ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है। वो 5th पोजीशन पर आ गए हैं $4.26 ट्रिलियन के साथ। टॉप 3 तो क्लियर ही है। यूएसए $39 ट्रिलियन पे, चाइना $27.5 ट्रिलियन पे और जर्मनी $5 ट्रिलियन पर। लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्शन अभी भी स्ट्रांग है। इंडिया 2030 तक $6.17 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएगा और 2031 तक प्रोजेक्टेड 3rd लार्जेस्ट बनेगा। पर देखिए, एक तरफ आईएमएफ कह रहा है कि हम 6th रैंक पर स्लिप हो गए और दूसरी तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने इंडिया की FY27 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को अपवर्ड रिवाइज करके 6.9% कर दिया है। एडीबी, जिसका HQ मेंडलयोंग, मनीला, फिलीपींस में है। राइट? तो ये कंट्रडिक्शन कैसा है? हम फास्ट ग्रो कर रहे हैं फिर भी रैंकिंग में गिर गए। देखिए, बेसिकली इसका रीजन डॉलर कन्वर्जन है। करेंसी डिप्रिसिएशन और डॉलर टर्म्स वर्सेस रियल जीडीपी ग्रोथ में डिफरेंस होता है। आईएमएफ करंट डॉलर टर्म्स में रैंक करता है, जबकि एडीबी ग्राउंड लेवल रियल जीडीपी ग्रोथ मैप कर रहा है। अच्छा, गॉट इट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की रिपोर्ट भी आई है, ग्रोथ इन द न्यू इकोनॉमी टुवर्ड्स अ ब्लूप्रिंट। उसमें कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी 5 साल में $56 ट्रिलियन तक जंप करेगी। और इसमें रीजनल इंजन एशियाई होगा, जो टोटल ग्रोथ में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। आरबीआई ने भी डोमेस्टिक फ्रंट पर Q1 यानी अप्रैल-जून 2026 के लिए सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे का 49th राउंड लॉन्च किया है, ताकि बिजनेस कंडीशंस को क्लोजली असेस किया जा सके। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को सीधा ट्रेड और इन्फ्लेशन से लिंक करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ FY26 बायलैटरल ट्रेड डेटा काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाता है। जैसा आपने शुरू में कहा, लार्जेस्ट पार्टनर अब चाइना बन गया है, जिसने यूएसए को रिप्लेस कर दिया है। हाँ, टोटल बायलैटरल ट्रेड हमारा $151.1 बिलियन पहुंच गया है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर वाइडन हो गया है, $112.16 बिलियन पर। बिल्कुल। एक्सपोर्ट ग्रोथ देखें तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को 36.66% बढ़े हैं, जो कि वैल्यू में $19.47 बिलियन बनते हैं। और इंपोर्ट ग्रोथ यानी चाइना से इंपोर्ट्स 16% इंक्रीज हुए हैं, जो $131.63 बिलियन के हैं। एस्पिरेंट्स, प्लीज यहाँ इस मैथ को नोटिस करो। हमारा एक्सपोर्ट 36.66% बढ़ा है, मतलब परसेंटेज में तो काफी ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट का जो बेस है वो इतना बड़ा है कि उसका सिर्फ 16% जंप भी $112.16 बिलियन का मैसिव डेफिसिट क्रिएट कर रहा है। एग्जैक्टली। और इस डेफिसिट के इंटरनल प्रेशर्स भी हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI मार्च 2026 में 38 मंथ हाई पर पहुंच गया है एट 3.88% YOY। और इसका बेस ईयर 2011-12 है, जिसे DPIIT रिलीज करता है। सही बात। इस WPI जंप का मेन ड्राइवर क्रूड ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन है, जो अकेले 51.6% बढ़ा है। और इसी के बीच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने 17 बैंक्स को बुलियन इंपोर्ट करने के लिए ऑथराइज किया है। गोल्ड ओनली इंपोर्ट के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। और गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए डॉइच बैंक को परमिट मिला है, जो कि एक फॉरेन बैंक इंक्लूजन है इस लिस्ट में। तो इन्हीं क्रॉनिक डेफिसिट्स को टैकल करने के लिए नए अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो अब इंडिया न्यूजीलैंड FTA की बात करते हैं। यह लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अप्रैल 27, 2026 को न्यू दिल्ली में साइन होने वाला है। इसके मैक्रो टारगेट्स काफी एम्बिशियस हैं। अगले 5 साल में बायलैटरल ट्रेड को डबल करके $5 बिलियन करना है और नेक्स्ट 15 इयर्स में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। क्योज वाली फ्रंट पर हमें काफी फायदा है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स और फार्मा को न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। और प्रोटेक्शन के टर्म्स में इंडिया ने सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी और एडिबल ऑयल्स को टैरिफ रिडक्शन से एक्सक्लूड रखा है। और ये बहुत जरूरी भी था। क्यों? मतलब डेयरी और एडिबल ऑयल्स को क्यों एक्सक्लूड किया गया? देखिए, लॉजिकल है। डोमेस्टिक फार्मर्स और लोकल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को न्यूजीलैंड के हेवीली सब्सिडाइज्ड डेयरी सेक्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया, वरना उनका चीप मिल्क पाउडर हमारे मार्केट को सैचुरेट कर देता। ओह राइट। न्यूजीलैंड सिक्योर्स में उन्हें क्या मिला? इंडिया में न्यूजीलैंड के 95% एक्सपोर्ट्स जैसे वुल, वुड और वाइन पे टैरिफ्स रिड्यूस या एलिमिनेट होंगे। और सर्विसेज सेक्टर में भी अग्रीमेंट है। इंडिया NZ प्रोफेशनल्स के लिए एनुअली 5,000 टेम्पररी वर्क वीजास प्रोवाइड करेगा, जिसमें अप टू 3 इयर्स का स्टे अलाउड होगा।
सेकेंडरी नोट पर इंडिया ऑस्ट्रिया जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन की मीटिंग भी हुई है, जिसका पर्पस ट्रेड, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्पेस इंडस्ट्री सेमिनार्स को एडवांस करना था। सही। तो फिजिकल ट्रेड से अब हाईटेक ट्रेड की तरफ मुड़ते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब धोलेरा यानी इंडिया की सेमिकॉन सिटी के डेटा पर आते हैं। एस्पिरेंट्स ध्यान दें, यहाँ इन्वेस्टमेंट का स्केल है 91,000 करोड़ रुपए। हाँ, ये नंबर मैसिव है। मोसीएनआई ने इंडिया के फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट को एसईजेड नोटिफाई कर दिया है। एंटिटी का नाम है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TSMPL, और इसको 66.166 हेक्टेयर्स का एरिया अलॉट हुआ है। ये बेसिकली मुझे एक नया सिलिकॉन वैली बनने के अर्ली डेज जैसा लग रहा है, जहां फिजिकल स्पेस को सीधा फ्यूचर टेक से जोड़ा जा रहा है। एब्सोल्युटली। और सिर्फ धुलेरा नहीं, सानंद धुलेरा कॉरिडोर पर भी काम तेज हैं। यहाँ इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। पार्टनर्स में अलीजियंस इंटरनेशनल के साथ MOU साइन हुआ है, जिसमें 1000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आएगी और 12,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। इसका फोकस सेमीकंडक्टर्स, EV सप्लाई चेन और रोबोटिक्स पर है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। पैक्सिली का ग्रुप, ये एक USA लेड सेमीकंडक्टर AI चिप्स का ग्रुप है। फिलीपींस अब इसका 13th मेंबर बन गया है। और ध्यान रहे, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हुई। अब इसको गवर्न कैसे किया जाएगा, उस पे स्विच करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम स्टेट इकोनॉमी और सेंट्रल टेक गवर्नेंस को देखते हैं। महाराष्ट्र ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ह्यूज बेट लगाई हैं। उन्होंने 1.75 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं, जिसमें पार्टनर्स हैं JSW ग्लोबल, CIDC और श्याम स्टील। एक की प्रोजेक्ट इनका 2 GW का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जो उजनी डैम पर बनेगा भीमा रिवर पर, और इसमें बैटरी स्टोरेज भी शामिल है। अगला प्रोजेक्ट तो और भी बड़ा है, 2030 तक $22 बिलियन का डेटा सेंटर मार्केट प्रोजेक्शन, जिसके लिए डेडिकेटेड AI कैंपसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। और सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो PM मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर इनॉग्रेट किया है, जिससे ट्रैवल टाइम रिड्यूस होकर सिर्फ 2.5 आवर्स रह गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी शिफ्ट आई है मेटी की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसको हम AIGEG कहते हैं। इसका पर्पस क्या है? ये एक हाई लेवल इंटर मिनिस्टेरियल बॉडी है। इसका काम है AI गवर्नेंस के लिए इंडिया में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को स्टीयर करना। बेसिकली सब मिलकर रूल बुक बनाएंगे। यहाँ एक ब्रिलियंट कनेक्शन दिखता है महाराष्ट्र के $22 बिलियन डेटा सेंटर और मेटी के AIGEG फ्रेमवर्क के बीच। हार्डवेयर जो है वो स्टेट लेवल पर बन रहा है, और उसको गवर्न करने का जो सॉफ्टवेयर या पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो सेंट्रल लेवल पर बन रहा है। एग्जैक्टली, दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। राइट। शुरुआत करते हैं सीधे हमारी पार्लियामेंट्री लीडरशिप और कुछ बेहद दिलचस्प बिल्स से। सबसे पहली खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह को उनका 3रा टर्म मिल गया है। ओके। और ये जो पहल थी, ये JP नड्डा द्वारा की गई थी। अब इसके साथ जो डेटा पॉइंट जुड़ा है वो है आर्टिकल 80, जिसके तहत राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें होती हैं। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो पार्लियामेंट्री लीडरशिप में कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, वो तो है। खासकर तब जब कई महत्वपूर्ण बिल सदन में आ रहे हों। आर्टिकल 80 का रेफरेंस एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। इन 250 सीटों का ब्रेकअप समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 238 रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, राइट? जी, और बचे हुए 12 मेंबर्स सीधे राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। Here's where it gets really interesting. इसी विधायी प्रक्रिया के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रिकी एरिया है 131वां अमेंडमेंट बिल और 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, डेटा के अनुसार 131वां बिल महिला आरक्षण यानी विमेंस रिजर्वेशन से जुड़ा था, लेकिन लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी न मिलने के कारण वो फेल हो गया। राइट। और जो असल में पास हुआ वो 106वां CAA था। मुझे लगता है कि ये डिफरेंस एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा ट्रैप बन सकता है। मतलब एक बिल फेल कैसे हो जाता है और फिर एक्ट कैसे बनता है? This raises an important question about our legislative process. देखिए, एक बिल सिर्फ एक ड्राफ्ट या प्रस्ताव होता है। अच्छा। संविधान संशोधन के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 हिस्सा।
131वें बिल के केस में वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, इसलिए वो लैप्स हो गया। ओहो। बाद में जब एक नया प्रस्ताव लाया गया और उसे सफलतापूर्वक दोनों सदनों से पास करा के प्रेसिडेंट की मोहर मिली, तब जाकर वो 106वां संशोधन अधिनियम बना। मेक सेंस। एक एस्पिरेंट के तौर पर ये नंबर गेम बहुत क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। और नंबर गेम से ही जुड़ा एक और बड़ा डेवलपमेंट है, डिलिमिटेशन बिल 2026। हाँ, ये काफी न्यूज में था। इसका लक्ष्य 2029 के चुनावों के लिए लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करना था, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया है। 850 सीटें एक बहुत बड़ा जंप है, तो इसे वापस लेने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? डीलिमिटेशन का सीधा सा मतलब है जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। भारत की जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है, इसलिए सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रपोजल था। लेकिन इसका विरोध मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि इससे उन राज्यों को नुकसान होता, विशेषकर साउथ इंडियन स्टेट्स को, जिन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया है। वो तो मतलब है पेनल्टी मिल रही थी उन्हें अच्छे काम के लिए। एग्जैक्टली। अगर सीटें बढ़ती तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों का संसद में दबदबा बढ़ जाता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि डेमोग्राफी और पॉलिटिक्स आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेशन में भी काफी हलचल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का फ्रेमवर्क ड्राफ्ट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी, अब इन राजनीतिक कानूनों से अगर हम जुडिशियल मैंडेट्स की तरफ आएं, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेहद क्रिटिकल रूलिंग्स दी हैं। एब्सोल्युटली। लीगल मैंडेट्स में सबसे पहला रेफरेंस है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका सरल मतलब है खुद के खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा। राइट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये एक बहुत मजबूत पिलर है। प्रावधान ये है कि किसी भी अपराध के आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बहुत जरूरी भी है ना, क्योंकि ये पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को टॉर्चर या दबाव के जरिए झूठे कबूलनामे करवाने से रोकता है। बिल्कुल। क्रिमिनल लॉ में अभियोजन पक्ष का काम है अपराध साबित करना, न कि आरोपी का। इसके बाद एक और दिलचस्प संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 348, जो अनिवार्य करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। इसके पीछे ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैकेनिज्म काम करता है। इमेजिन कीजिए हमारे देश में हाई कोर्ट्स के जज अलग अलग राज्यों से ट्रांसफर होकर आते हैं। हाँ, सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट में तो पूरे देश से अपील्स आती हैं। अगर हर हाई कोर्ट अपनी क्षेत्रीय भाषा में जजमेंट देने लगे तो पूरे देश के लीगल सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी कोलैप्स कर जाएगी। अंग्रेजी भाषा पूरे लीगल आर्किटेक्चर को जोड़े रखने का काम करती है। मेक सेंस। लेकिन अब जो तीसरी रूलिंग है, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पर, उसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, वो डॉरी वाली रूलिंग। यहाँ मुझे एक जेन्युइन कंफ्यूजन है। कानूनी तौर पर इस सामाजिक दबाव को साबित करना कोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया नहीं बन जाएगा? कोई भी ये दावा कर सकता है कि उसने तो दबाव में दहेज दिया था। ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है। ओरिजिनल लॉ कहता था कि दहेज लेना और देना दोनों समान रूप से अपराध है। राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी को समझा। भारत में ज्यादातर दुल्हन के परिवार वाले खुशी से नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन और सामाजिक मजबूरी के कारण दहेज देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रू। अगर कानून पीड़ित को ही अपराधी मान लेगा तो कोई कभी शिकायत करने आगे ही नहीं आएगा। ये बिल्कुल किसी विसल ब्लोअर को इम्यूनिटी देने जैसा है। अगर आप विसल ब्लोअर को ही सजा दे देंगे तो करप्शन कभी सामने नहीं आएगा। कोर्ट इस सामाजिक दबाव को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर परखेगा। यह एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है जो कानून को ब्लैक एंड व्हाइट से निकालकर असल जिंदगी की ग्रे रियलिटी से जोड़ता है। बिल्कुल। खैर, देश के आंतरिक कानूनों से निकलकर अब जरा ग्लोबल सिक्योरिटी की इकोनॉमी पर नजर डालते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की आर्म्स ट्रेड रिपोर्ट आ चुकी है। सिप्री की स्थापना 1966 में स्वीडन में हुई थी। इसके साथ ही एक फैक्ट ये भी है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की सैन्य ताकत दुनिया में चौथे नंबर पर है। सिप्री का ये डेटा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बहुत सटीक थर्मोमीटर है।
टॉप आर्म्स इंपोर्टर्स की लिस्ट अगर देखें तो नंबर 1 पर यूक्रेन है, जो ग्लोबल इंपोर्ट का 9.2% हिस्सा ले रहा है। ये एक भारी आंकड़ा है जो सीधे तौर पर वहां चल रहे लंबे युद्ध का परिणाम है। यूक्रेन को मुख्य रूप से जर्मनी और पोलैंड से भारी सप्लाई मिल रही है। और इसी लिस्ट में नंबर 2 पर भारत है, 8.2% ग्लोबल इंपोर्ट्स के साथ। राइट। हम अपने हथियार मुख्य रूप से रूस, फ्रांस और इजराइल से सोर्स कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे पर सऊदी अरब, चौथे पर कतर और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है, जिसका शेयर 4.2% है। मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इंपोर्ट के ये परसेंटेजेस, जैसे यूक्रेन का 9.2% और भारत का 8.2%, बैंकिंग एग्जाम्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल गोल्ड माइन है। बिल्कुल है। ये ऐसा डेटा है जिसे पूरी एक्यूरेसी के साथ याद रखना चाहिए। हाँ, और सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं, एक्सपोर्टर्स का ट्रेंड भी बहुत कुछ कहता है। टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर्स में नंबर 1 पर यूएसए है, फिर फ्रांस और तीसरे पर रूस है। ओके। हम ऐतिहासिक रूप से रूस पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब हम फ्रांस और इजराइल की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि हमारी सप्लाई चेन किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। विदेशी हथियारों पर ये निर्भरता कम करने के लिए ही देश के अंदर कुछ बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक डिफेंस ऑपरेशंस चल रहे हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। राइट। जैसे एमआरओ डिपो पैक्ट, आईएएफ और जीई एरोस्पेस के बीच F404 IN-20 इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल डिपो का समझौता हुआ है। ये वही इंजन है जो हमारे स्वदेशी तेजस मार्क 1 और 1A को पावर देते हैं। टारगेट यह है कि दिसंबर 2026 तक 20 इंजन डिलीवर होने हैं। इस एमआरओ पैक्ट की अहमियत इसके मैकेनिज्म में छुपी है। पहले अगर तेजस के इंजन में कोई बड़ी खराबी आती थी तो उसे पैक करके वापस अमेरिका में जीई के पास भेजना पड़ता था। बाप रे। हाँ, इसमें करोड़ों रुपए और महीनों का समय लगता था, जिसका मतलब है कि हमारा फाइटर जेट महीनों तक ग्राउंडेड रहता था। अब भारत में ही डिपो होने से हमारी एयरफोर्स का टर्न अराउंड टाइम हफ्तों में समझ जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। यह ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए एक बहुत बड़ा जंप है। अमेजिंग। इसके अलावा हमारी नेवल डिफेंस में INS ध्रुव की तैनाती की गई है। ये एक न्यूक्लियर ट्रैकिंग वेसल है जो अरब सागर में पाकिस्तानी गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। इसकी स्पीड 21 नॉट्स है। ओके। वहीं दूसरी तरफ INS सुदर्शनी है, जो एक सेल ट्रेनिंग शिप है। इसने कैसाब्लांका, मोरक्को में पोर्ट कॉल किया है और इस मिशन का नाम लोकायन 26 है। दोनों जहाज़ों का पर्पस बिल्कुल अलग है। INS ध्रुव हमारी न्यूक्लियर शील्ड का रडार है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है, जबकि INS सुदर्शनी नेवल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। मोरक्को में पोर्ट कॉल करना अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है समुद्र साहस। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आर्मी की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने मडवे, मुंबई से अपना पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन शुरू किया है। मतलब अगर हम इस पे गौर करें तो आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट का समंदर में जाना वैसा ही है जैसे कोई फास्ट बॉलर अचानक विकेट कीपिंग करने लगे। ये क्रॉस डोमेन ऑपरेशंस का एकदम नया लेवल है। दैट इज अ ब्रिलियंट एनालॉजी। असल में मॉडर्न वॉरफेयर अब अलग अलग साइलोज में नहीं लड़ा जा सकता। आर्मी का समंदर में एक्सपेडिशन करना उनकी अडेप्टेबिलिटी और एंड्योरेंस को टेस्ट करता है। इसे मिलिट्री की भाषा में जॉइंटनेस कहते हैं। राइट। और सिक्योरिटी के इस इंटेंसिटी को इंटरनल बॉर्डर्स पर भी देखा जा सकता है। घुसपैठ को रोकने के लिए मई में पीएम मोदी पहली हाई लेवल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें NSA अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। इंटरनल सिक्योरिटी से आगे बढ़कर अगर हम ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करें, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। तो इंटरनेशनल समिट्स में हेल्थ अब एक प्राइम फोकस बन गया है। भारत के 2026 ब्रिक्स फ्रेमवर्क के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित हुई। ओके। इसकी अध्यक्ष MOHFW की सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव हैं और इसकी जो थीम्स है वो बहुत रेलेवेंट है। ब्रिक्स मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल्स और प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ब्रिक्स देशों का ग्रुप आमतौर पर इकोनॉमी और ट्रेड की बात करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ को प्राइमरी थीम में रखना ये दिखाता है कि दुनिया समझ चुकी है कि वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी सीधे तौर पर मेंटल वेलनेस से जुड़ी है। सही कहा। इसी कूटनीतिक सिलसिले में भारत और जर्मनी अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बर्लिन में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस के दौरान एक कमेमोरेटिव लोगो का अनावरण किया गया। ये कूटनीतिक संबंधों के 75 साल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे होने का प्रतीक है। यहाँ कूटनीतिक
और स्ट्रेटेजिक के बीच का अंतर समझना जरूरी है। जी 75 साल पहले हमारे सामान्य एम्बेसी लेवल के रिश्ते शुरू हुए थे, लेकिन 25 साल पहले हमने डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी में डीप लेवल पार्टनरशिप शुरू की, जिसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। और टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की इसी दुनिया में वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वाटर फॉरवर्ड। हाँ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट अजय बंगा द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका लक्ष्य 2030 तक 1 अरब लोगों के लिए ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी में सुधार करना है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? वर्ल्ड बैंक पानी पर क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि वाटर सिक्योरिटी अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये दुनिया की नई इकोनॉमिक करेंसी बन गई है। बिना पानी के कोई भी इंडस्ट्री या इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। और जब हम इकोनॉमी और वेल्थ की बात कर ही रहे हैं, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस और ग्लोबल वेल्थ इंडिसेस में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं LIC के डिजिटल इकोसिस्टम पुश की। LIC का 10 को पुराना मोटो है योग क्षेमम वहाम्यहम, यानी योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस मोटो को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। इन्होंने 2 ऐप्स लॉन्च किए हैं, माई LIC जो कस्टमर्स के लिए है, जिसमें डिजिटल रसीद और SMS नोटिफिकेशन की सुविधा है। राइट। और दूसरा है सुपर सेल्स साथी जो एजेंट्स के लिए है, ताकि क्लाइंट डेटा को डिजिटली मेंटेन किया जा सके। सच कहूं तो LIC जैसी पुरानी और विशाल संस्था का पेपर वर्क छोड़कर इन ऐप्स पर शिफ्ट होना यह साबित करता है कि फाइनेंस की दुनिया में डिजिटाइज और डाई ही असली मंत्र है। प्राइवेट प्लेयर्स से जो कंपटीशन आ रहा है उसमें सरवाइव करने के लिए ये बहुत जरूरी था। हाँ। और प्राइवेट प्लेयर्स भी लगातार इनोवेट कर रहे हैं। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने अपने यूलिप के तहत निफ्टी 500 लो वॉलेटिलिटी 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। अच्छा। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो इक्विटी मार्केट की ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन मार्केट के रोज-रोज के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं। अब आते हैं कॉर्पोरेट दुनिया की उस खबर पर जो हमेशा सुर्खियां बटोरती है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026। हाँ, ये हमेशा दिलचस्प होता है। गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है और वो एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी की नेटवर्थ 92.6 बिलियन डॉलर हो गई है और ग्लोबली वो 19वें स्थान पर है। वहीं अंबानी 90.8 बिलियन डॉलर के साथ 20वें स्थान पर खिसक गए। ये वेल्थ इंडेक्स सिर्फ अमीरों की लिस्ट नहीं है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को गहराई से देखें तो अडानी का ये उछाल मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में उनके इन्वेस्टमेंट्स के कारण है। मेक सेंस। ये दिखाता है कि ग्लोबल कैपिटल अब कैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ फ्लो कर रहा है। वेल्थ क्रिएशन के इस रिस्क के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी अब पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइज हो रही है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक माइलस्टोन अचीव हुआ है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA 2026-27 सीजन के लिए घरेलू खिलाड़ियों के लिए ग्रेडेड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन बन गया है। वाओ, दैट्स ह्यूज। हाँ, इसमें ग्रेड A के लिए 12 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष, ग्रेड B के लिए 8 से 12 लाख और ग्रेड C के लिए 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इस मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। अब तक फिक्स्ड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ BCCI लेवल पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ही मिलते थे। राइट। डोमेस्टिक खिलाड़ियों के पास कोई फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी नहीं होती थी। MCA के इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से खिलाड़ियों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। बिल्कुल। स्पोर्ट्स अब सिर्फ पैशन नहीं बल्कि एक प्रॉपर कॉर्पोरेट करियर पाथ बन चुका है और एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर्स अब सिर्फ विनर्स का नाम नहीं पूछते बल्कि इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव माइलस्टोन्स पर भी पैनी नजर रखते हैं। जी। अब अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स विक्ट्रीज की बात करें तो चेस में आर वैशाली ने फीडे विमेंस कैंडिडेट्स 2026 का खिताब जीत लिया है। और टेनिस में टेक दिग्गज इन्फोसिस ने स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये इन्फोसिस की यूरोपियन मार्केट में अपनी ब्रांडिंग और पकड़ मजबूत करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा पारा आर्चरी में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैंकॉक 2026 सीरीज में कुल 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। बहुत बढ़िया। फुटबॉल में भी एक ऐतिहासिक पल आया जब भारत की महिला टीम ने फीफा सीरीज 2016 जो कि नैरोबी में हुई, वहां मलावी को 3-2 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अमेजिंग। खेल के मैदान से बाहर निकलकर अगर हम एक्कोलेड्स और हेरिटेज पर आएं, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। तो अवार्ड्स की कैटेगरी में सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है।
लेकिन एक अवार्ड जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है भारतीय वनस्पति शास्त्री एन अलीम यूसुफ को मिला WWF अवार्ड। बिल्कुल। उन्हें ये अवार्ड इन्वेजिव प्लांट्स डिटेक्शन ऐप बनाने के लिए मिला है। इन्वेजिव प्लांट्स आखिर क्या होते हैं और ये ऐप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इन्विजिव प्लांट्स यानी आक्रामक विदेशी पौधे। ओके, ये वो पौधे होते हैं जो किसी नए एनवायरनमेंट में आते हैं और वहाँ के लोकल इकोसिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। ये नेटिव पौधों का सारा पानी और न्यूट्रिएंट सोख लेते हैं, जिससे वहाँ का पूरा एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी तबाह हो सकती है। बाप रे, ये तो खतरनाक है। हाँ, अलीम यूसुफ का ऐप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन पौधों को शुरुआती स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेता है। ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और टेक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। वंडरफुल। अब कुछ महत्वपूर्ण दिनों की बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है और इस बार इसकी थीम है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। राइट। और 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे के साथ साथ नेशनल फायर सर्विस डे भी मनाया जाता है। यहाँ हीमोफीलिया एक ऐसा जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता, इसलिए हल्की सी चोट भी जानलेवा हो सकती है। वहीं चगास डिजीज एक बहुत ही खतरनाक ट्रॉपिकल बीमारी है जो एक खास तरह के कीड़े जिसे किसिंग बग कहते हैं उसके काटने से फैलती है। एग्जाम्स में अक्सर इन बीमारियों के कारण और इन दिनों की थीम पर सवाल बनते हैं। इसके अलावा टूरिज्म और साइंस का एक मिक्स सेक्शन भी है। टूरिज्म में IRCTC ने दिव्या दक्षिण यात्रा शुरू की है। ओके। ये प्रसाद योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन के जरिए साउथ इंडियन टेम्पल टूर्स हैं, जिसकी शुरुआत विशाखापट्टनम से हुई है। नाइस। और साइंस ट्रिविया में 2 बहुत बड़े नाम हैं, मेंडल जिन्हें जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है और सेल बायोलॉजी का मशहूर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जिसे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। मैं यहाँ एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स डेक के बीच में साइंस ट्रिविया का इस तरह आना ये दर्शाता है कि अब एग्जाम्स पूरी तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी हो गए हैं। एब्सोल्युटली। और अब वक्त है इन सभी कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने का हमारे टर्मिनल नॉलेज चेक के जरिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये समझने का बेहतरीन तरीका है कि इन फैक्ट्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, RBI के 2026 NBFC ब्रांच डायरेक्शंस के तहत किन NBFC को 1000 से ज्यादा ब्रांच खोलने के लिए RBI से पूर्व मंजूरी चाहिए? ऑप्शंस हैं A, HFC, B, डिपॉजिट टेकिंग NBFC अंडर 50 करोड़, C, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज गोल्ड कोलैटरल, या D, ऑल NBFCs। और इसका सही उत्तर है C। इसका कारण यह है कि गोल्ड लोन देने वाली इन कंपनियों का रिस्क प्रोफाइल काफी अलग होता है और हाल के दिनों में इनकी ब्रांचेस एक्सपोनेंशियली बढ़ी हैं। राइट। RBI इस एग्रेसिव एक्सपेंशन को रेगुलेट करना चाहता है। क्वेश्चन 2, नए सेबी सोशल स्टॉक एक्सचेंज नॉर्म्स के तहत जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल यानी ZCZP इंस्ट्रूमेंट्स के लिए संशोधित न्यूनतम सब्सक्रिप्शन क्या है? ऑप्शंस हैं A 75%, B 50%, C 100%, D 25%। और सही उत्तर है B 50%। राइट। यहाँ ZCJP को समझना बहुत जरूरी है। जीरो कूपन मतलब इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा और जीरो प्रिंसिपल मतलब आपको अपनी मूल रकम भी वापस नहीं मिलेगी। वेट, रियली? तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? एग्जैक्टली। ये असल में कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि सोशल एंटरप्राइजेज या NGOs को दिया गया एक तरह का डोनेशन है। ओह अच्छा। सेबी ने इसकी न्यूनतम सब्सक्रिप्शन लिमिट 50% इसलिए कर दी है ताकि इन संस्थाओं के लिए फंड रेज करना आसान हो सके। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 3, सिप्री 2026 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में भारत का एग्जैक्ट शेयर कितना है? ऑप्शंस A 9.2%, B 8.2%, C 4.2%, D 6.5%। और सही जवाब है B 8.2%। और याद रहे 9.2% के साथ यूक्रेन नंबर 1 पर है। बिल्कुल। और हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाता है? ऑप्शंस A आर्टिकल 348, B आर्टिकल 80, C आर्टिकल 20 क्लॉज 3, D आर्टिकल 30A। सही उत्तर है C आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इन सवालों का पैटर्न सीधे RBI ग्रेड B या SBI PO लेवल के मेंस एग्जाम जैसा है। एक बार खुद आकलन करना चाहिए कि आज का स्कोर क्या रहा। आज हमने डिफेंस के डेटा से लेकर कॉर्पोरेट वेल्थ और नए लीगल मैंडेट्स तक की गहराई से बात की।
इस पूरे डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। एक एस्पिरेंट के रूप में ये सोचना जरूरी है कि अलग-अलग फैक्ट्स नहीं है। ग्लोबल रैंकिंग्स और इंटरनल पॉलिसीज एक ही इकोनॉमी के इंटरलॉक्ड गियर्स हैं। वर्ल्ड बैंक का वाटर इनिशिएटिव हो या भारत का डिफेंस इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब इन डॉट्स को कनेक्ट करना समझ आ जाता है ना, तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं लगता। और अगर आज के इस डीप डाइव ने उन डॉट्स को कनेक्ट करने में मदद की है, तो कंपाउंड लर्निंग के इस प्रयास को सपोर्ट करना ना भूलें। इस सेशन को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की ये डिटेल्ड एनालिसिस बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।